हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आपके डाउट थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23, मीजो टार्ट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड आर। अब देखिए, टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो टार्ट्रिक एसिड जो होता है उसमें 2 किरल कार्बन होते हैं। अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा COH COOH। अगर हम मीजो की बात करें तो दोनों OH जो हैं वो सेम साइड आएंगे, चाहे आप राइट हैंड साइड रखो चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि एक तो प्लेन प्रेजेंट है, दूसरा ये कंडीशन होती है कि ये जो है अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाता है। भाई मिरर इमेज तो इसकी भी होगी, तो मिरर इमेज जब आप इसकी देखोगे और कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाता है। जबकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कंडीशन क्या है कि अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाता है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये आपके हो गया OH H और H। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, या हम कहें कि भाई, तो अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल कायरल है, क्यों? क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो रहा है। दूसरा, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो रहा है। दूसरा, आप क्या कह सकते हो, प्लेन प्रेजेंट है इसमें। क्या प्रेजेंट है? प्लेन प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। तो ये किरल कार्बन एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब आप RS नॉमेनक्लेचर करोगे तो मीजो का जो है, अगर आप दोनों इमेज को कंसिडर करो तो एक आपको लगेगा एक का RS आ रहा है और एक का SR आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि मीजो कंपाउंड में RS डिफरेंट नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो वहाँ पर आप SR को कंसिडर नहीं करते हो, RS को कंसिडर करते हो। ये मैंने आपको जो है टेस्ट का जो सॉल्यूशन बताया था उसमें मैंने आपको समझा दिया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीजो टार्ट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड आर। तो ये तो हो गया मीजो, ये दोनों तो सेम है, मिरर इमेज बताई जो सुपर इम्पोज है। अब अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी जो है वो उसमें क्या होगा, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अब यहाँ पर जो डी है, देखिए एक तो होता है स्मॉल डी कैपिटल डी, एक स्मॉल डी होता है जो कि आपके रोटेशन को बताता है, और एक होता है कैपिटल डी जो कि कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब ये वाला डी है या इसकी जो मिरर इमेज है वो वाला डी है, हम कह नहीं सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, तो हमको पता नहीं कि भाई एक्सपेरिमेंटली कौन सा है। तो दोनों बना देता हूँ एक बार। ये मैंने कर दिया OH H H और ये OH और ये COOH। ये भी क्या है, मिरर इमेज है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक डी होगा तो एक एल होगा। अब ये कह रहा है कि भाई डी का, चाहे कोई सा भी डी हो, मान लो ये डी है या ये डी है, ये और इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर 2 किरल कार्बन है या एक से ज़्यादा किरल कार्बन है, जिसमें देखिए अगर एक से ज़्यादा किरल कार्बन है, अगर मान लीजिए 1 किरल कार्बन है, तो या तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आइडेंटिकल, और डिफरेंट है तो इनएंशुमर। अगर किरल कार्बन की संख्या 1 से ज़्यादा है, मान लीजिए 2 है, तो उस केस में क्या होगा, या तो दोनों सेम होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे, या एक सेम और एक डिफरेंट होगा। तो दोनों सेम है तो आइडेंटिकल, दोनों डिफरेंट है तो इनएंशुमर, और अगर एक सेम और एक डिफरेंट है तो आप क्या कहोगे, डाइस्टीरियोमर। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो RR आएगा या SS आएगा, जबकि इसका क्या आ रहा है, RS। तो हमने क्या देखा कि RS में से अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो RR सेम आ रहा है लेकिन RS डिफरेंट आ रहा है, मतलब एक सेम है एक डिफरेंट है। और इससे भी कंपेयर करूं तो पहला डिफरेंट है लेकिन दूसरा सेम है। तो अगर सारे ना तो सेम है ना डिफरेंट है कॉन्फ़िगरेशन, और मिरर इमेज नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर। क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो ये मैंने आपको थ्योरी वीडियो में समझा रखा है और मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं, मैंने डायरेक्ट जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो लिख दिया है, 2 क्लोरोब्यूटेन इज ए कायरल। अगर मैं 2 क्लोरोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाऊं, CH3CH, ये Cl बना दिया, ये CH2 और ये CH2 CH3। तो अगर ये 2 क्लोरोब्यूटेन की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये किरल कार्बन है। ठीक है, किरल कार्बन है, तो ये जो स्टेटमेंट है 2 क्लोरोब्यूटेन इज ए कायरल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक किरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, कंपाउंड होज एटम्स आर सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इवन दो दे कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इज कॉल्ड। अब देखिए अगर आप से कोई कहे कि भाई एक जो कंपाउंड है वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो रहा है, तो आप कहोगे कि भाई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या आप कह सकते हो कि वो ए कायरल है। लेकिन अगर उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, उसके बाद भी वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो रहा है, तो वो एक स्पेशल कंडीशन है। जैसे ये वाली,
2 किरल कार्बन है, उसके बावजूद अगर कोई किरल कार्बन है ही नहीं तो बात ही अलग होगी। आप क्या कहोगे कि भाई एक कायरल है और आप कहोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर कायरल एटम है उसके बावजूद वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो रहा है तो वो एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मीजो। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। कि भाई किरल कार्बन होने के बावजूद अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो रहा है तो वो कंडीशन कब होती है, मीजो कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ किरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोसिस। अब देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये आपके बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। अगर कोई कहे कि सिंपल ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन है तो आप क्या कहोगे, 4 किरल कार्बन है। ये CH हो जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हर कार्बन पर OH और H होते हैं डिफरेंट पोजीशन पर। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे सिंपल कि ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन होंगे तो आंसर होगा 4। लेकिन अगर वो अल्फा या बीटा डी मेंशन कर दे तो आंसर होगा 5। उसका रीज़न ये कि अगर सिंपल ग्लूकोज कह रहा है तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, 4 किरल कार्बन और स्टीरियो आइसोमर की संख्या 16। लेकिन अगर वो अल्फा या बीटा कहता है तो अल्फा या बीटा में क्या होता है कि ये आपके साइक्लिक सिस्टम हो जाता है। अभी डिटेल में नहीं बता रहा, बायोमोलिक्यूल जब आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आंसर आएगा 5 और स्टीरियो आइसोमर की संख्या हो जाएगी 32। अब एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको टेस्ट में सॉल्व कराया था, उसमें क्वेश्चन ये था कि ग्लूकोज लाइक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज नहीं था। वो आप कंफ्यूज मत होना कि ग्लूकोज, वो कह रहा है कि ग्लूकोज जैसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें किरल कार्बन की संख्या 5 है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो आंसर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर रखने की, अगर वो कोई कह रहा है कि ग्लूकोज जैसा है तो अब इसका मतलब ग्लूकोज से कोई मतलब ही नहीं, ग्लूकोज जैसे का केवल मतलब ये है कि मीजो की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 2 की पावर n। तो वो चाहे किरल कार्बन 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे मतलब नहीं है, उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। और सिंपल अगर कोई पूछे ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन है, 4, कितने स्टीरियो आइसोमर है, 16। अगर कह रहा है अल्फा या बीटा, मतलब वो साइकिल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ किरल कार्बन बढ़ जाएगा 1, 5 किरल कार्बन हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 32। ये आपको ध्यान रखना है, 32 हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन है, एक तरह से बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आप कह सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ स्टीरियो आइसोमर दैट इज अ मीजो कंपाउंड। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो स्टीरियो आइसोमर है और मीजो है। तो देखिए मीजो की कंडीशन एक है कि आपके मीजो की कंडीशन क्या है, एक कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो अलग चीज है। मीजो का मतलब ये है कि किरल कार्बन होने चाहिए और सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक मतलब किरल कार्बन हो, साथ में क्या हो, प्लेन की पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पर आंसर लिख रखा है मैंने 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसको आप कैसे कर सकते हो, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन को, जैसे मैंने कहा हेक्सेन के लिए मैं बना देता हूँ कार्बन 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिए, और 3,4 डाइमिथाइल है तो ये मैंने कहा 3 पे मिथाइल और ये 4 पे मिथाइल और ये H हो गया, ये H हो गया। तो ये क्या है, 2 किरल कार्बन हो गए और 2 किरल कार्बन के बाद पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब इधर का एनवायरनमेंट और उधर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। तो आप प्लेन लगाओगे तो प्लेन लग जाएगा। तो आप देखोगे दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो वहाँ पर मीजो की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ये कहता कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, अगर बाई चांस मैं इसको ब्यूटेन मानता और 2,3 डाइमिथाइल कहता, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप सेम हो गए, तो ये किरल कार्बन ही नहीं है। तो अगर किरल कार्बन ही नहीं है तो फिर वो मीजो की कैटेगरी में नहीं जाएगा। मीजो की कैटेगरी क्या है कि 2 किरल कार्बन हो और वो सिमेट्रिक हो, या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन पैटर्न यही है। तो आंसर हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट है, अब देखिए होता क्या है कि हम शुरू के ऑप्शन देंगे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया तो हम तो क्या सोचेंगे सिमेट्रिकल है, प्लेन लग रहा है तो ये मीजो हो गया। मीजो नहीं है, जब तक किरल कार्बन नहीं होगा आप उसको मीजो नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर आर देयर इन ग्लूकोज। तो देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है। स्टीरियोजेनिक सेंटर एक देखिए, एक तो हम कहते हैं किरल कार्बन, तो किरल कार्बन भी एक तरह से स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब ये होता है कि जिस पर आप ग्रुप को एक्सचेंज करो तो नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए, उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर की 2 कैटेगरी है, एक तो किरल कार्बन और एक डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरी शो हो रही है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल की बात हो नहीं रही है, तो ग्लूकोज की बात हो रही है, तो वहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर का इनडायरेक्ट मीनिंग है किरल कार्बन। देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर में 2 कैटेगरी आती है, या तो किरल कार्बन हो, क्योंकि किरल कार्बन पर अगर आप ग्रुप चेंज करोगे तो या तो इनैंशियोमर बनेगा या डायस्टीरियोमर बनेगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो डबल बॉन्डेड कार्बन हो या किरल कार्बन हो, दोनों ही स्टीरियोजेनिक सेंटर में आते हैं। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें, डबल बॉन्डेड कार्बन तो है नहीं जो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब यह है किरल कार्बन की संख्या। तो अगर वो कुछ नहीं दे रहा है तो आपको 4 ही माननी है। मैंने आपसे क्या कहा कि केवल ग्लूकोज लिखा हुआ है तो आपको किरल कार्बन 4 मानने हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 मानने हैं, स्टीरियो आइसोमर 16 मानने हैं। लेकिन अगर वो अल्फा या बीटा लिख देता है तो फिर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है,
तो फिर वो 5 हो जाएगा और स्टीरियो कितने हो जाएंगे 32। तो ये आपने जो प्रॉब्लम्स पूछी थी, डाउट पूछे थे, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। एक क्वेश्चन बच रहा है, वो मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो वो मैं क्लियर करके उसके बाद जो है मैं आपको उसको कंफर्म करने के बाद बताऊंगा कि मुझे थोड़ा लग रहा है कि वो क्वेश्चन सही नहीं है। तो अगर मुझे लगेगा कि कंफर्म है तब मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।